इत्थों निकल जाओ। मैं और सब कुछ हौली हौली। ठीक है, आप शुरू करें। सभी को मेरा प्रेम सादर नमस्कार। क्रिएटिव कल्चर द्वारा आयोजित साहित्य सागर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सागर की पारदर्शी देह पर थिरकती हैं लहरें, सीप, शंख, मूंगा, मोती छोड़कर किनारे पर टूटती हैं लहरें। जी हाँ, इसी साहित्य सागर की थिरकती लहरों से निकले कुछ मूंगे, सीप, शंख और मोती हमारी इस सभा में शिरकत कर रहे हैं। शिरकत करते हुए इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मनीषा जी अगर नहीं है तो स्वागत के लिए सर मैं किसे आमंत्रित करूं? मनीषा जी हैं वहां मैं पर मेरे हूँ। ख्याल से। अच्छा, तो मैं हूँ। सर्वप्रथम मैं हमारे बीच उपस्थित मनीषा गुप्ता मनु जी, जिन्हें हम मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, इनसे मैं अनुरोध करूंगी कि हमें हमारे आज के साहित्यकारों का औपचारिक रूप से स्वागत करते हुए उन्हें इस पावन मंच पर आमंत्रित करें। मनीषा जी। हर इंसान के भीतर कहानियों का एक पूरा संसार बसता है। कुछ कहानियां हम जीते हैं, कुछ सुनते हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कागज पर उतर कर मेरी से हमारी हो जाती हैं। आदरणीय कुलबीर बड़ेसरो जी का नया कथा संग्रह मेरी 31 कहानियां ऐसा ही एक आईना है, जिसमें लेखिका ने अपने अनुभव, अपने देखे सुने जीवन को 31 मोतियों की तरह पिरो दिया है। आज क्रिएटिव कल्चर के मंच पर हम इसी सृजन का स्वागत करने जुटे हैं। आदरणीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र जी दादा, हिंदी कथा साहित्य की सशक्त हस्ताक्षर एवं मेरी 31 कहानियों की लेखिका कुलबीर बड़ेसरो जी, मुख्य अतिथि स्वाति चौधरी जी, सानिध्य प्रदान कर रहे डॉक्टर राकेश कुमार जी, राकेश कुमार जी, विशिष्ट वक्ता प्रबोध कुमार गोविल जी एवं तरिंदर कौर जी, कुशल मन संचालन कर रही डॉक्टर सीमा अदिति जी, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए उपस्थित मुक्तिनाथ मिश्र जी, रिपोर्ट लेखन कर रहे डॉक्टर पवन जैन जी और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं को क्रिएटिव कल्चर परिवार की ओर से मैं मनीषा गुप्ता मनु आप सबका साहित्य सागर के इस गर्ममय आयोजन में हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरी 31 कहानियां शीर्षक में ही एक अपनापन, एक निमंत्रण है। 31 का अंक यूं ही नहीं चुना गया। एक महीना पूरा होने में कभी कभी एक दिन कम पड़ जाता है, पर जिंदगी के अनुभव गिनती में पूरे नहीं होते। ये 31 कहानियां उसी अधूरेपन को पूरा करती हैं। इनमें रिश्तों की ऊष्मा है, समाज का यथार्थ है, स्त्री मन की परतें हैं और वो मौन भी है जो अक्सर शब्दों से ज्यादा बोलते नहीं। आज का यह मंच इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हम सिर्फ एक किताब की चर्चा नहीं सुनेंगे, बल्कि एक लेखिका के जीवन दर्शन से रूबरू होंगे। अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, मुख्य अतिथि के विचार, विशिष्ट वक्ताओं का विश्लेषण और आप सुधी श्रोताओं की उपस्थिति, ये सब मिलकर आज की संध्या को सार्थक बनाएंगे। मैं उन सभी साहित्य अनुरागियों का विशेष स्वागत करना चाहती हूँ जो स्क्रीन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। तकनीक ने दूरियां मिटा दी हैं और आज आपका ऑनलाइन होना ही एक साहित्य यज्ञ में पूर्णाहुति के समान है। तो आइए माँ शारदे का स्मरण कर इस ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करें। मुझे विश्वास है कि मेरी 31 कहानियां पढ़ने के बाद हर पाठक के मन में अपनी कोई 32वीं कहानी जरूर जगलेगी। और एक बार फिर आप सभी का आत्मीय स्वागत है। अब मैं कार्यक्रम की बागडोर डॉक्टर सीमा अदिति जी के सक्षम हाथों में सौंपती हूँ। स्वागत है सीमा जी। धन्यवाद मनीषा जी, सुंदर परिचय के दिए। और अखा तेरी तीर दिल चीर दे सिद्धा, पंजाबी रवैया जिद ना मन्ने कदी कोई। लेखक दी कलम कदों रुकदी है जदों इश्क ते मिठी बोली दा जिक्र हुंदा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं पंजाबी साहित्य की जानी मानी हस्ताक्षर श्रीमती तरिंदर कौर जी। सुन सखिए की रचयिता तरिंदर जी
तरिंदर कौर जी पंजाबी कविता जगत में अपना नाम कमा चुकी हैं। विभिन्न कवि सम्मेलनों में शिरकत करते हुए इन्होंने दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो तथा पंजाबी कवि दरबार में भी अपनी कविताओं का रंग बिखेरा है। आज के साहित्य सागर की प्रथम विशिष्ट वक्ता के रूप में मैं इन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। तरिंदर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी सखी सीमा जी, बहुत सुंदर आप संचालन कर रही हैं। और हाजरीन सभी विद्वान जनों को जो हमें दूर दूर से सुन रहे हैं, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं सभी का हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और साथ साथ में शुभकामनाएं देती हूँ कुलबीर जी को उनकी खूबसूरत मेरी 31 कहानियाँ किताब, जिसमें 2 अलग अलग भागों में बटी हैं, जिनमें एक तो पहली कहानियों को भूपेंद्र कौर प्रीत जी ने और बाद वाली सुभाष नीरव जी ने बड़ा खूबसूरती से अनुवाद करके हमारे सामने इन्हें पेश किया है। और कुलबीर जी एक्टिंग के क्षेत्र में अपना सिक्का जमा चुकी हैं। हम सब उन्हें अक्सर ही देखते हैं टीवी सीरियल्स में, पंजाबी हिंदी फिल्मों में, और साथ के साथ ये अपना लेखन से भी जुड़ी हुई हैं और इतना समय निकालती हैं, इतनी भरपूर एनर्जी इनके अंदर है और इतनी क्रिएटिविटी है। इनको इनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है। और बड़ी खुशी हुई मुझे जब इन्होंने जिक्र किया अपनी इस कहानियों की किताब का, और हमने आज इस पुस्तक चर्चा का मंच जो है वो शोभित किया। इस खूबसूरत शाम में हम सब शामिल हुए। मेरी खुशकिस्मती कि उन्होंने समय दिया। और विभिन्न विभिन्न जो इस कहानियाँ हैं, समाज के जो आज के आधुनिकता के दौर में हम जी रहे हैं, एक अंधी दौड़ जिसमें हम भाग रहे हैं लगातार सुबह से शाम, लेकिन इसका क्या अंजाम है, किस मंजिल पर हमने इस सफ़र का अंत करना है, क्या जीवन का उद्देश्य है, मूल्य है, नैतिकता है, सरोकार है और सबसे ऊपर प्यार है। उन सबको हम किस तरह अपने जीवन से लगातार पीछे छोड़ते जा रहे हैं दिखावे की इस अंधी दौड़ में, नाम कमाने, अपनी प्रशंसा, अपनी तरक्कियाँ, इन सब में लगकर जो इंसान की इंसानियत है उससे हम परे होते जा रहे हैं। ऐसे अलग अलग विषयों को इन्होंने बड़ी खूबसूरती से इन 31 कहानियों में पिरोकर हमारे सामने पेश किया है, जिसमें पाठक पढ़ते पढ़ते उनके साथ ही चला जाता है। कहानीकार का, साहित्यकार का सबसे बड़ा जो उद्देश्य होता है मूल रूप से यही होता है कि वो सामाजिक सरोकारों से अपनी रचना को जोड़े। और ये काम बाखूबी कुलबीर जी ने अपनी इस किताब में किया है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, बड़ी खूबसूरत रचनाएं मैंने पढ़ा, इन पूरी पुस्तक को मैंने पढ़ा और कई सारी कहानियाँ मेरे दिल को छुई, बहुत ज़्यादा छुई। एक कहानी जिसमें वो अपने पिता का जिक्र करती हैं और उनको याद करती हैं, उस दृश्य को उन्होंने कैसे खूबसूरती से, बड़ी मार्मिकता से पेश किया है। पिता का अंतिम समय और 12 साल उससे पहले वो उनसे मिल ना पाई और किस तरह से वो उनके पास जब 12 वर्षों के बाद मिली तो वो कितने बीमार, कैंसर की ऐसी बीमारी से पीड़ित थे और कनाडा जैसी सुख सुविधाओं और अति विशिष्ट सुविधाओं और डॉक्टरों और बड़े बड़े अस्पतालों के बीच में भी इस तरह सारे बच्चे, उनके सारे नाती पोते, सब लोग उनके पास में हैं और हर सब कुछ उनके पास है, सारे साधन उनके पास हैं, किंतु वो विवशता जिससे वो अपने पिता को एक सांस भी नहीं दे सकती। परमात्मा के साथ अकेले में उनको जो सवाल हैं या उनसे जो शिकायतें हैं, उनसे प्यार भी है,
उसको जो उन्होंने, मैं, मेरी माता जी भी पिछले वर्ष ही उनका देहांत हुआ, तो मैं एकदम, मेरी आंखों में पानी आ गया और मुझे सब याद आ गया कि किस तरह हम भी इसी तरह, सब कुछ था लेकिन बहुत जो होनी है उससे कोई नहीं टाल सकता, और इससे हमें सबक भी सीखना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और इससे हमें भी सबक मिलता है कि ज़िंदगी कितनी छोटी है और सबसे बेशकीमती रिश्ता माँ बाप, माँ पिता का होता है। कोई कुछ भी करे लेकिन माँ पिता नहीं बन सकता, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। तो आज के समय में जहाँ बुजुर्गों के साथ दुर्दशा हो रही है, पर ऐसे व्यवहार हो रहे हैं, और इस कहानी का इतनी खूबसूरती से आना बहुत ही ज़रूरत थी समय की, जैसे कह सकते हैं। और एक कहानी थी, क्योंकि गंभीर हो गया विषय, तो मैं चाहती हूँ इसको थोड़ा सा मैं, एक कहानी थी मिसेस मैना। इस कहानी में इतना तीखा व्यंग किया गया है कि जो हम होते हैं वो हम दिखाते नहीं हैं समाज को। और पूरी कहानी में लगातार उन्होंने चर्चा की कि किस तरह से अपने कोलीग्स के बीच में जो मिसेस मैना हैं वो दिन रात यही तोता रटन करती हैं कि चौधरी साहब जो उनके पति हैं, मैं उनके लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ, वो ही मेरा सब कुछ है। स्त्री को तो पूरा अपना जीवन समर्पण में, सेवा में, पति से बड़ा कोई वो नहीं है, उसको खुश रखने के क्या क्या तरीके हैं, उनको सब हमें करना चाहिए, उससे सर्वप्रिय कोई नहीं है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। मतलब वो कुछ भी कह दे कर दे, सुनना, जरना, सहना, ये सब तो स्त्री का गहना। ऐसी बातें करके जब वो अंत करती हैं इस क्लाइमेक्स का, कि जब एक दिन वो अचानक उनके घर के गली के वहाँ से गुजर रही थी, तो बिना किसी इन्फॉर्मेशन दिए, कॉल किए, उन्होंने सोचा चलो मैं चली जाती हूँ। और जब घर की घंटी बजाई और बच्चे ने खोल दिया दरवाज़ा, वो अंदर आ गई, और अंदर वहाँ पर्दे के पीछे वो इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी, उनको ऐसा महसूस हुआ जैसे अपने नौकर को झाड़ रही हैं कि तूने ये कर दिया, वो कर दिया, और तेरे बाप लेके आएगा जो ग्लास तोड़े आई हैं वो। तो जब वो पर्दा हटा कर देखती है तो हैरान रह जाती हैं कि ये वही मिसेस मैना है जिन्होंने अपना ऐसा, मतलब, छवि बनाई हुई है हम सबके सामने। और असल में वो क्या करती हैं अपने पति के साथ, नौकरों से भी बदतर दुर्व्यवहार वो करती हैं उनके साथ। तो हमें सोचने को इनकी कहानी मजबूर करती है कि आज दुनिया में कितना दिखावा, कितना परखंड जो है वो प्रचंड रूप से फैला हुआ है। एक मैंने अपनी कनेक्ट कर रही हूँ, एक नज़म को मैंने लिखी थी बहुत सिंपल पंजाबी में है, सबको समझ भी आ जाएगी, कि सुन सखिए जो दिखदी हाँ, जो लिखदी हाँ, सुन सखिए जो दिखदी हाँ, जो लिखदी हाँ, ओ हो जावा करी दुआ। तो इसीलिए डर लगता है जब हम लोग एक साहित्यकार, एक लेखक, कवि के रूप में अपनी कलम को चलाते हैं, उससे कई लोग पढ़ते हैं, तो उनके पास ऐसा खूबसूरत संदेश जाना चाहिए कि वाकई हम ऐसा जीवन जीते भी हैं। तो इस कहानी से मुझे बहुत झंझोड़ा किया वाकई, मतलब कितना परखंड फैला हुआ है हमारे आसपास। उन्होंने कई सारे सामाजिक विषयों को छुआ है, स्त्री पुरुष के संबंध को, टूटते हुए संबंध, बिखरते हुए रिश्ते, पैसा और कमाने का लालच, और इस लालच में कितना कुछ परिवार टूट रहे हैं। जो एक शहर से दूसरे शहर में लोग कमाने के लिए जाते हैं, पीछे परिवार कितना उन पर यकीन करता है और सोचता है कि वो कब आएंगे, उनका इंतज़ार, उनकी ये मेहनत, लेकिन वहाँ पर वो क्या कर रहे होते हैं, दूसरे संबंध बना रहे होते हैं, और घर वालों को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता। इस तरह के जो बातें हैं, उन्होंने ये झंझोड़ा है पाठकों को। उन्होंने जिस खूबसूरती से डायलॉग्स की राइटिंग की है, इसके लिए उनका जो नाता है, जो अभिनय से उनका ये जो संबंध है, ये ज़रूर झलकता है इसमें। वो पाठक को इस तरह साथ लिए चलती हैं अपनी सभी कहानियों में कि जैसे किसी फिल्म के दृश्य में वो हमें दिखा रही हैं, और इसीलिए जो बोरियत महसूस नहीं होती।
क्योंकि एंड में फिर लगता है कि अब क्या होगा क्या होगा, जो ये मतलब सह रही थी, जो ये कर रही थी, अब एंड में क्या, मतलब उसको जैसे एक कहानी उन्होंने मैं क्या करूं कहानी जो थी उसमें उन्होंने किस तरह से सॉरी बाहर वाली बैठक कहानी जो थी, इसमें उन्होंने एक बच्ची जो किस तरह से शोषण सह रही है लगातार, उसकी बहनें, उसकी माएँ, जिम्मेदार वर्ग, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग का शोषण, उन्होंने मतलब इसको गाँव की तरफ ले गई वो, और किस तरह से फिर एंड में जब वो बागी होती है तो जो शोषण कर रहे जमींदार वर्ग है उस बंदे का जैसे वो गला काट देती है, और फिर मतलब ये एंड तो बहुत मतलब अवेयर करता है और बड़ा मेरे को तो बड़ा लगा कि हाँ शुक्र है कि उसका अंत हो गया, इतना वो मतलब पापी था और ऐसे काम वो कर रहा था। तो ये हिम्मत जगाने वाली, ताकत देने वाला खूबसूरत मैसेज उनकी इस कहानी में था। और मैंने सारी कहानियों में एक उनकी कास्टिंग काउच के ऊपर भी बड़ी अच्छी, हमेशा से बहुत सालों से ज्वलंत मुद्दा रहा है, अब तो खुलकर इसमें सारी बातें होने लगी हैं कि जो फील्ड्स हैं जिसमें स्त्री का सबसे ज़्यादा शोषण होता है उसमें ये भी टॉप नंबर पे है जो फिल्म इंडस्ट्री है। इसमें रहकर यहाँ तो कहते हैं कि आपके पुरखे पिता वगैरह हों इसमें, या फिर आपका कोई जैकपॉट ही लग जाए, कहीं ऐसा कुछ हो जाए और आपको हो जाए, अदरवाइज इसमें ज़्यादातर कहते हैं कि कास्टिंग काउच होता है। लेकिन इस कास्टिंग काउच की एक स्टोरी को उन्होंने जो बड़े बेहतरीन तरीके से, एक भोली भाली लड़की जो इतने बड़े शहर में, और वो सोचती है कि मैं अपनी मेहनत के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाऊंगी, क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, उसके सारे जो गुण होते हैं एक अच्छा स्टार बनने के उसके अंदर मौजूद हैं, पर किस तरह से उसे धक्के खिलाए जाते हैं, इंतज़ार करवाया जाता है, और जब समय आता है तो उसके साथ इस तरह मतलब उसको ऑप्शंस यही दिए जाते हैं, तो जिनको वो किस तरह से वो इसको ठुकरा कर, और वो एक हिम्मती तौर पर वो फैसला करती है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, पर इस वाली लाइन से नहीं। जो बहुत सारे आजकल ग्लैमर की दुनिया से हमारी नौजवान पीढ़ी फैशन में आकर कई सारे गलत काम करती है, तो उसके लिए भी एक बड़ा सुंदर संदेश है। अगर आप चाह लें तो आप क्या नहीं पा सकते, आप कर सकते हैं, पर इन कामों से आपको दूर रहना होगा। और स्त्री पुरुष के संबंध, इसमें जो औरत का अकेलापन, कई सारे विषय उन्होंने चुने। एक अभिनेत्री के तौर पर उनकी जो अपने अनुभव हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो कई बार कई कहानियों में सामने आते हैं, और जो कहानीकार होता है वो कहानी को जी रहा होता है, उसमें जो पात्र होते हैं। ऐसा भी होता है जीवन में कई बार जो हमने सोचा होता है पर होता नहीं है। मैंने तो कभी कोई कहानी नहीं लिखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने कई कहानीकारों को पढ़ा है कि वो उस अंश को फिर इसमें लेके आते हैं, और वो इतना खूबसूरत कहानी बन जाती है कि पता लग जाता है कि हाँ ऐसा कोई पात्र जो ये सब नहीं कर सकता, वो अधीरापन उसमें दिख जाता है, और वो उस अकेलेपन को कहानियों के जरिए कहानीकार भर देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें ज़िंदगी में इस तरह से हुई होती हैं, वो पात्रों उसके साथ हुई होती हैं, और वो पात्रों के साथ वो अपने उन्हीं अनुभवों को शेयर करता है। जीवन जो जिया है और नहीं जी सका है, दोनों को बड़ी मार्मिकता से, खूबसूरती से, अपने अनुभवों के आधार पर जो है वो उनको लेकर चलती हैं। और अंत में तो जो भी सृजना होती है उसने पाठक को जहाँ सुकून देना होता है वहाँ पर अंदर भीतर झंझोड़ कर उसको सवाल अपने आप को सोचने के लिए मजबूर करना होता है, ऐसा मेरा मानना है। उन्होंने बाहर की ज़िंदगी को, यहाँ की ज़िंदगी को, शहरों की ज़िंदगी को, गाँव की ज़िंदगी को, बचपन को बड़ी खूबसूरती से अपनी पर्सनल लाइफ की भी बातें लिखी, और उन्होंने दूसरी चीज़ों को भी छू कर, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जो मैंने ये मैना वाली कहानी सुनाई, ऐसे मेरे मन में ख्याल आया कि इसका नाम एक्चुअली मिसेस तोती होना चाहिए था, जिस तरह से वो लगातार अपने पति को परमेश्वर मानकर और उसके गुणगान करती हैं। तो ऐसा तो खैर छप चुकी है, पर मेरे मन में ये ख्याल आया कि वो चौधरी साहब के जो तोतारटन करती हैं उसके लिए इसका नाम तोती होना चाहिए।
हरिंदर जी समापन कीजिए। मेरे को लगता है कि अब मुझे समाप्त करना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी हैं और हम समय इजाज़त नहीं दे रहा। कहने के लिए बहुत कुछ है, और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। सीमा जी कहाँ रह गई? तब तक मेरा ये निवेदन है सभी हमारे दर्शकों से कि अपनी राय, अपनी टिप्पणियां, अपने सर कमेंट्स आपने और सब लोग चैट बॉक्स में रख सकते हैं, अपने रिएक्शन दे सकते हैं, और अ, एक छोटा सा अंश इसमें आपके सवालों के लिए भी होगा, तो आप चाहें तो अपने सवाल तैयार रख सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको लेखिका से और बोलने वालों से सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। जी सीमा जी कहाँ है, बोलिए। जी, मैं सर म्यूट पे थी शायद मुझे पता नहीं लगा। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद तरिंदर जी इन खूबसूरत आप विचारों थोड़ा के समय लिए। समय का भी ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा समय हो जाएगा तो लोग थोड़ा परेशान होंगे, ठीक है। जी सर। जी सर। दो संस्कृतियों के बीच की अनिवार्यतः अजेय भिन्नता मानव मन में आदिकाल से ही जिज्ञासा के महल बनाती रही है। आज भी महान साहित्य, विशेषकर कथा साहित्य के सृजन को प्रेरित करती है, और यही मेरी अधिकांश रचनाओं का केंद्रीय भाव है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पत्रकारिता एवं प्रबोध कुमार गोविल जी पत्रकारिता एवं संचार के प्रोफेसर तथा ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर में निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। वे लंबे समय तक वनस्थली विद्यापीठ में प्रशासन और जनसंपर्क अधिकारी भी रहे। वे एक बहुमुखी सृजनशील लेखक हैं, जिन्होंने साहित्य के लगभग सभी विधाओं में लेखन किया है। उनकी अनेक पुस्तकें अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, राजस्थानी, मराठी, अरबी, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उड़िया, बांग्ला, असमिया आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी है। उनकी कई रचनाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित हुई हैं। गोविल जी की उल्लेखनीय साहित्यिक सेवाओं के लिए उनके उपन्यास के सिंधी अनुवाद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सूर पुरस्कार, राजस्थान बाल साहित्य अकादमी का बाल साहित्य मनीषी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी का देवीलाल सामर पुरस्कार, राजस्थान पत्रिका का सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार, कथा जोधपुर का राज्य स्तरीय गुलेरी सम्मान, सृजन गाथा .com का अखिल भारतीय कहानी पुरस्कार, इंडिया नेट बुक्स का साहित्य सीमा भूषण जी ये सुनने में सम्मान अच्छा लगता है, सहित लेकिन संक्षेप रखिए, आप संक्षेप जी में बताएं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। हमारे विशिष्ट वक्ता के रूप में मैं आपका स्वागत करती हूँ और इस पावन मंच को अपनी उपस्थिति से लाभान्वित करने का अनुरोध करती हूँ। गोविल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सर वो म्यूट है शायद। गोविल जी आप हैं क्या वहाँ? गोविल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, जी जी बिल्कुल आ बिल्कुल। रही है, अच्छा अच्छा, हाँ वो माइक बंद था। जी जी, अब आ रही है। जी बिल्कुल आ रही बहुत है, बहुत बिल्कुल आ रही है। धन्यवाद आपका। मैं यही कह रहा था कि राजेश जी ने ठीक कहा कि इतना लंबा परिचय देंगी तो मेरे लिए चुनौती हो जाएगा अपनी बात बात से उसको सिद्ध करने का। तो खैर फिर भी आपने काफी कुछ कहा और नहीं वो बहुत अच्छा चुनौती संचालन चुनौती किया। नहीं है, वो दरअसल हम आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं बजाय सीमा जी को, इसलिए मैंने कहा। अच्छा, जी जी जी, नहीं बहुत अच्छा। तो देखिए, मेरे मित्र सुभाष नीरव के माध्यम से पहली बार मुझे कुलबीर जी की कहानियां पढ़ने को मिली। और अभी ये जो दूसरा वाला संग्रह जब 31 कहानियों का मेरे पास आया तो मैंने इसको, सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि उन्होंने खुद उसमें लिखा था भूमिका में कि इसमें कुछ कहानियां पुराने संग्रह की भी हैं, 11 कहानियां और 20 नई है, फिर भी मैंने, क्योंकि मुझे उन कहानियों की स्मृति थी, उन कहानियों की बारीकियां मेरे दिमाग पे थी,
और कुलबीर जी के लेखन का मैं बहुत एक तरह से कहना चाहिए कायल था कि मैंने उन कहानियों को भी दोबारा पढ़ा, और वो जो नई कहानियां थी 20, उनको तो खैर पढ़ा ही। तो अब मैं और ज्यादा कुछ, क्योंकि अन्य वक्ताओं को देखते हुए, उनके समय को देखते हुए, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहानियों को ही लेकर रखूंगा। कुलबीर जी इस बात को जानती हैं और हम सभी जानते हैं कि फिल्म से जुड़े लोग, टीवी से जुड़े जो लोग होते हैं, उनकी हर बात पर लोगों का ध्यान होता है। वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे शूटिंग के लिए जाते हैं, उनके परिवार में कौन है, इन सब जो डिटेल्स होती हैं उन पर लोगों की रुचि होती है। और ऐसे में जब ऐसी ही निपुण अभिनेत्री के स्वयं के हाथ से लिखी हुई कहानियां आपको पढ़ने के लिए मिलें, तो आप सब काम छोड़कर उन कहानियों के अध्ययन में खो जाते हैं। ये बात मैं केवल औपचारिकतावश नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं बताऊंगा आपको कि कुछ कहानियों की उनकी डिटेलिंग इतनी अच्छी है कि ऐसा लगता है कि अभिनय में तो फिर भी हम ये सोच लेते हैं कि ये किसी का लिखा हुआ संवाद होगा, या फिर ये स्थिति किसी डायरेक्टर ने उनको निर्देशन दे के बताई होगी। लेकिन जिन कहानियों को वो स्वयं लिख रही हैं, उन कहानियों में वो जो दृश्य सामने रखती हैं, ऐसा लगता है कि केवल वो किसी अभिनेत्री का ही काम नहीं, बल्कि लेखिका, और लेखिका भी हमको उस फ्लोर पर पहुंचा देती है जहां वो सारी घटना घट रही है। एक बात मैं कहूंगा कि उनकी कहानियों में मुख्य रूप से प्रेम तत्व तो है ही, और वो प्रेम को बहुत ही बारीकी से विश्लेषित करती हैं। चाहे वो दो लोगों की आपसी बातचीत हो, चाहे मोनोलॉग हो, चाहे वो कई लोगों के बीच की बातचीत हो, कुलबीर जी अपनी बात को इतनी सधी हुई भाषा में, ऐसी जबान में, और मैंने ये देखा है कि किसी भी उनके पात्र के मनोभाव, जो उनकी आंतरिक स्थिति है, वो उनके संवादों में भी आती चली जाती है। वो बहुत ज्यादा संवाद कोई व्यक्ति बोलता है अगर वो किसी बात से बहुत अभिभूत है, अगर वो किसी के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम रखता है, तो वो सोचते हुए बहुत दूर तक चला जाता है। और ये लेखिका की सबसे बड़ी कुशलता है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं तो मेरी बात शायद आपको और स्पष्ट होगी। जब वो एक अभिनेत्री के रूप में दूर शूटिंग होते हुए अपने एक सीरियल के लिए एक ड्राइवर का चयन करती हैं, तो वो जो ड्राइवर का जो इंटरव्यू है, जिस तरह से वो लेती हैं, वो तो मैं कहूंगा कि वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए, एचआर के स्टूडेंट्स के लिए भी एक धरोहर है, ख्याति है कि किस तरह यदि आप एक ऐसे व्यक्ति को इन्वॉल्व कर रहे हैं जो कल से आपको लेकर जाएगा अपने उस गंतव्य पे, जो आपका करियर है, जो आपका पैशन है, जो आपका भविष्य है, और पूरे दिन वहां कार्य करने के बाद आपको वापस लाएगा आपकी तमाम थकान के साथ, और आपके घर पर लौटने की खुशी के साथ, अपने बच्चों से मिलने की खुशी के साथ। तो उस व्यक्ति से कैसा व्यवहार होना चाहिए और कैसे व्यवहार की अपेक्षा हमें होनी चाहिए, ये डिटेलिंग उनकी कहानी में बहुत सुंदर तरीके से मिलती है। मैं तो कई पैराग्राफ में बार बार उनमें से पढ़ता रहा। इसी तरह एक कहानी जो दो औरतों के बारे में, वो जो औरत है वो कोई और नहीं, उनकी खुद की अपनी ननद, जो नायिका की ननद ही है, उसके पति, जिस पति से उसका डाइवोर्स हो चुका है या अलगाव हो चुका है, उसी की बहन से जब वो इंग्लैंड में जाकर मिलती हैं, तो जाने से पहले का जो भाव है वो बहुत खूबसूरती से कहानी में आता है। बच्चों को भी वो इसी तरह से, जैसे कोई पड़ोस के आंटी अंकल हैं, उनके संग तुम्हें घूमने जाना है, तुम नए शहर में आई हो, नई चीजें देखो, उस तरह से वो कह रही है। लेकिन जब वो उनसे मिलती है, बातचीत शुरू होती है, तो अंदर से उनका मन उमड़ कर वो तमाम बातें, वो तमाम अनुभव बयां कर देता है। वो कह देता है कि किस तरह उनके साथ हुआ और उसके भाई ने किस तरह उनके साथ व्यवहार किया। वो स्वयं देखे कि मेरी गलती कहाँ थी, भाई की गलती कहाँ थी। और सबसे बड़ी खूबसूरती उस कहानी की यही है कि अंत में, अंतिम पैरा में, वही व्यक्ति, वही महिला, वही औरत जो है पूरी तरह महज औरत बन जाती, और एक औरत का सपोर्ट उसी तरह करती है कि जब वो पूछती है कि तू मेरी जगह तू होती तो क्या करती, वो कहती है मैं वही करती जो तुमने किया।
तो वहां वो कहानी मुकम्मल हो जाती है और हमें एक संपूर्ण कहानी का एहसास कराती है। उनकी कहानियों में प्रवासी संसार की बातें भी बहुत बढ़िया तरीके से आई हैं। जहाँ जो बातें मायूस करती हैं वो पाठकों को भी मायूस कर देती हैं, जो बातें उलझाती हैं वहां पढ़ने वाला भी उलझ जाता है, और जिन बातों से लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, वहां सच में ऐसा लगता है कि अब वो कहानीकार हमको एक ऐसी गली में ले आएंगे जहां कोई उत्सव मन रहा है, जहां खान पान का भी वो है, सौंदर्य का भी वो है, रोशनी का भी, उजाले का भी, तमाम बातों का उत्सव जहां मन रहा है, वो ऐसी जगह हमें ले आती। और ऐसे में हम उन दुखों को भूल जाते हैं जो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए नायक को या नायिका को सहने पड़े या सोचने पड़े या अनुभव करने पड़े। तो इस रूप में मुझे अब मैं क्या कहूं कि मैं उन्हें बधाई तो दूंगा ही, देता ही हूं और बराबर दे रहा हूं। मेरी ये हर बात तो उन्हें बधाई देती हुई प्रतीत होगी। और अब मैं एक अपने मन से निकली हुई बात उन्हें बताता हूं कि हम ऐसा बहुत ही कम फिल्मी दुनिया से मेरा भी जुड़ाव काफी समय तक रहा है, लेकिन किसी अभिनेता को या अभिनेत्री को इतना संवेदनशील मैंने पहली बार देखा। और मुझे ये लगता है कि अब मैं जब भी कोई ऐसी फिल्म या कोई सीरियल देखूं तो मुझे ये एहसास होने लग जाता है कि नहीं नहीं, ये लोग संवेदनहीन लोग नहीं है जिन्हें सब कुछ लिख के दिया जा रहा है, जिन्हें सब कुछ बताया जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं कि इनका भी अपना मन है और वो मन इनके अभिनय पर छाया हुआ है। इस तरह वो एक कुशल अभिनेत्री भी हैं और अच्छी कहानीकार भी हैं। अब बात, क्योंकि अब एक जैसे एक समालोचक की दृष्टि से भी मैं जानता हूं हमारे कुछ पाठक क्या मेरे से ये पूछेंगे सवाल कि आपको सारी और सभी कहानियां अच्छी लगी, तो मेरा पहला उत्तर यही है कि सभी कहानियां मुझे अच्छी लगी। हाँ, कुछ कहानियां बहुत अच्छी लगी। कोई कहानी में ऐसी नहीं तलाश पाया जिसका मैं उदाहरण आपको ये कह के दूंगा कि नहीं नहीं, इस कहानी पे कुलबीर जी को और मेहनत करनी थी या इस कहानी को और थोड़ा देखना था, ऐसा नहीं लगा। वो भावनाएं पिरोने में सिद्ध हस्त है। मैं ये कहूंगा कि वो जज्बातों को, भावनाओं को अपने कथानकों में, और मैं तो बल्कि, क्योंकि सुभाष नीरव मेरे मित्र हैं, मुझे एक दो बार मिले भी हैं पिछले दिनों, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुभाष जी ने भी उनके साथ अच्छी तरह ऐसा न्याय किया है कि वो कई बातों को, और देखिए मैं भाषा से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ लंबे समय तक। मैं आरंभ में मैंने बंबई में और दिल्ली में राजभाषा अधिकारी के रूप में भी काम किया था। तो मैं ये भी देखता हूँ कुलबीर जी की कहानियों में कि जहाँ कहीं स्थानीय, जिसे आंचलिक शब्द कहा जाता है, आंचलिक भाषा कहा जाता है, वहां भी उनकी पकड़ शब्दों पर इतनी अच्छी है, संवादों पर इतनी अच्छी है कि कई शब्द मुझे लगा कि अरे ये हिंदी में इसके लिए इतना सुंदर शब्द नहीं है, उन्होंने पंजाबी का शब्द दे दिया। जैसे अब आप कहेंगे कोई उदाहरण, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। उनकी कहानियों में रोशनी के लिए, उजाले के लिए बत्ती जलती नहीं है, बत्ती जगती है, बल्ब जगा दिया। तो ये देखिए कितना सुंदर वो प्रयोग करती हैं। हम कहते हैं लाइट जल गई, तो ये ठीक है कि हिंदी भाषी एरिया में सब इसका अर्थ समझते हैं कि हाँ लाइट ऑन हो गई, पर उस ऑन के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड जो है जगना, कि बल्ब जग गया। तो ये जो आंचलिकता उन्होंने हिंदी कहानियों में भी बरकरार रखी है, और अगर वो उन्होंने मूल रूप से पंजाबी में लिखा होगा तो फिर मैं इसका श्रेय थोड़ा सा अनुवादक को भी दूंगा कि अनुवादक ने उस शब्द की खूबसूरती को उसमें रखा और कहानी को कहीं से भी ऐसा नहीं होने दिया कि हमें ये लगे कि हम अनुवाद की कहानियां पढ़ रहे हैं। तो अब मुझे ये नहीं पता कि मैंने कितना समय ले लिया है, और बाद में बड़े बड़े लोग हैं, सुभाष चंद्र जी हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र, उनको अध्यक्ष के रूप में देख के मेरा मन कर रहा था कि फोन नहीं, आमने सामने मिले होते तो मैं एक बार गले जरूर मिलता उनसे। लेकिन मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मुझे ये अवसर देने के लिए, और साथ माफी भी मांगता हूँ। मैं एक अन्य कार्यक्रम से आ रहा था, मैं आपको व्याख्यान दिखा होगा, मुझे यात्रा करते उतर के मैं अपने कमरे में आया और मेरा नंबर आने में व्यवस्थित होकर आपसे बात कर पा रहा हूँ। बहुत
बहुत शुभकामनाएं। कबीर जी से मेरा ये निवेदन है कि ऐसी कहानियां लगातार हमें पढ़ने को मिले उनके कलम से, और तो उनका अभिनय भी इन्हीं पर, उन्हीं की लिखी हुई कहानियों पर देखने को भी हमें मिलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने आज इस मंच को अपने बेशकीमती विचारों से सराबोर किया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। सबने कहा ये चांद है, हमने कहा चेहरा तेरा। चांद की शीतल चांदनी की ठंडक लिए हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति चौधरी जी। डॉक्टर स्वाति चौधरी जी कवियत्री, कहानीकार, ललित निबंधकार, रेखा चित्र लेखक, पत्रकार, व्यंग्यकार, संपादक, एंकर, आलोचक, समीक्षक, एकांकी लेखन व अनुवादक भी हैं। हंस माटी गगनांचल, व्यंग्य यात्रा, वीणा, शब्दायतन, इंडिया इनसाइड, अट्टहास, राष्ट्रीय सहारा, लोक सत्य सहित राष्ट्रीय स्तर की अन्य विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर इनका लेखन रहा है। रेडियो एवं दूरदर्शन में प्रस्तोता भी रही हैं। पौराणिक आख्यानों पर भी विशद अध्ययन और लेखन इनका है। एक चुटकी इश्क लोकप्रिय काव्य संग्रह इनका है। पद्मश्री उषा किरण खान के उपन्यास मनमोहना रे का हिंदी से मैथिली में अनुवाद किया है इन्होंने। इसके सहित ही महाकवि विद्यापति पर शोध कार्य और उसका प्रकाशन भी किया है। पीस मेकर पत्रिका का संपादन भी करती हैं, साथ ही कुछ काव्य संग्रह, संस्मरणों व रेखा चित्र की श्रृंखला का संपादन आदि भी इन्होंने किया है। अद्विक पब्लिकेशन की पूर्व निदेशक व प्रधान संपादक ये रह चुकी हैं। स्वाति जी का मंच पर मैं अभिनंदन करती हूँ। स्वाति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, प्रणाम। मैं सोच रही थी अभी गोविल सर के बाद एक दो और लोगों को सुनूंगी, फिर अपनी बात रखूंगी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम। और सबसे पहले मैं कुलबीर जी को बहुत 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 बधाई देना चाहूंगी इस पुस्तक के लिए, इतनी अनोखी और अच्छी पुस्तक के लिए। हालांकि मेरे पास थोड़ा कम समय था तो मैं पूरी 31 नहीं पढ़ पाई, पर फिर भी मैंने पढ़ा और आप सब लोगों को सुना भी, और सुन के बहुत समृद्ध भी हुई। मैं पूछ भी रही थी राजेश जी से कि सुभाष नीरव जी को क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने अनुवाद किया है, अच्छे अनुवादक हैं। और पंजाबी तो हम नहीं जानते, पर पंजाबी साहित्य से जोड़ने का जो काम अनुवादक कर रहे हैं, या जो सुभाष नीरव सर कर रहे हैं, भूपेंद्र कौर जी ने किया है, वो एक अनोखा काम है। इसी कारण हम कई संस्कृतियों से जुड़ पाते हैं, मिल पाते हैं, और वहाँ के समाज को भी जान और समझ पाते हैं। तो ये तो मैं बस अनुवादक के लिए कहूंगी, क्योंकि मैं भी एक अनुवादक हूँ और मैंने मैथिली से हिंदी में और हिंदी से मैथिली में दोनों में ही अनुवाद किया है। दरअसल अभी सीमा जी बोल रही थी तो उन्होंने कहा उषा जी की जो नॉवेल है मनमोहना रे, वो मैथिली में थी, मैंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, कुलबीर जी की 31 कहानियों पर अपनी बात रखने से पहले, तजिंदर जी ने कहा कि दौड़ती भागती आपाधापी भरी जिंदगी में ये कहानियां सुकून देती हैं। ये कहानियां उन पक्षों को रखती हैं और उस नैतिकता को रखती है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि अभी मनुष्यता बहुत है। मनुष्यता में जानने को भी, ठहरने को भी, रहने को भी, और समझने और जीने को भी, और इतना सब कुछ ये कहानियां देती हैं। तो उस पर मैं यही कहना चाहूंगी, बिल्कुल बेशक उनका जो ये नजरिया है वो मैंने इन कहानियों में देखा कि छोटी छोटी, जिसे हम गैर मामूली बातचीत कहते हैं, लेकिन हर दूसरा व्यक्ति उससे कभी न कभी उलझता है, उसका सामना करता है, दो चार होता है। जैसे इसमें एक कहानी है, उस कहानी में उन्होंने लिखा है ये रब रखा, ऐसा ही कुछ है। मैं एक सेकंड शीर्षक थोड़ा भूल रही हूँ।
रब झूठ ना बुलाए, रब झूठ ना बुलाए कहानी में वो किराएदार जो है वो मकान मालिक से हर रोज, और मुझे लगता है लगभग हम सब में से सबने कभी ना कभी किराए में तो रहे ही होंगे, और जो किराए में नहीं रहे होंगे वो मकान मालिक तो जरूर ही रहेंगे। उनका जो दर्द इन्होंने लिखा है कि किस प्रकार से हिकारत की नजर से मकान मालिक देखते हैं, और किस प्रकार से किराएदार जो है वो उनकी बातों को सुनता है, सोचता है, और चूंकि वो इसी कहानी को बार बार सुनता रहता है सभी जगह, तो वो थोड़ा इग्नोर भी करता है कि अब तो ये यही बोलेंगी, अब तो ऐसा ही होगा। और जब वो किराएदार स्वयं मकान मालिक बन जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया और वो पुरानी बातें याद होती है, चलो अपने घर में हम कील ठोक सकते हैं, कुछ किच किच करने के लिए नहीं होगा। इसमें एक शब्द है किच किच करना, जो अक्सर दिल्ली एनसीआर में प्रयोग होता है, और उसका बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया गया है इसमें। तो कह रहे चलो अच्छा, किच किच कोई नहीं करेगा, कुछ टांगो, कोई ये नहीं देखने आ जाएगा कि अरे हमारे छत की पपड़ी गिर रही है, तुम ही ने कर दिया है। मतलब वो ऐसे देखते हैं मकान मालिक अपने किराएदार को जैसे कोई अपराधी हो। मुझे नहीं लगता है कि इस कहानी को पढ़ते हुए या इस कहानी से होते हुए जो कोई भी गुजरेगा वो अपने आप को इसमें नहीं पाएगा, वो जरूर पाएगा। आगे गोविल सर कह रहे हैं कि जो इनकी डिटेलिंग बहुत अच्छी है। बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ कि डिटेलिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने रखा है, प्रवासी संसार की भी बातें कही हैं। तो इस पर मैं ये कहूंगी कि जो अच्छा लेखक होता है उसकी गुणवत्ता ये है कि वह पहली पंक्ति में आपको रुलाने की ताकत रखता है, और उसकी अगली ही पंक्ति में आपको हंसाने की भी ताकत रखता है। और ये दोनों काम बहुत अच्छे से कुलबीर जी करती हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका अभिनेत्री होना और संवादों को हकीकत में जीना और पाठकों तक, दर्शकों तक पहुंचाना, उनके जहन में, मतलब मैं कह रही हूँ कि उनकी जहनी स्थिति बन चुकी है। इसीलिए शायद वो अपनी बात इतने अच्छे से रखती हैं, इतनी बारीक चीजें, एक एक छोटे से छोटे वो कहते हैं ना जब आप फिल्म में काम करते कि एक सीन आज शूट हो रहा है, एक दूसरा शूट हो रहा है, उसी भाव को बरकरार रखना है, उसकी एक एक कंटिन्यूटी, एक एक बारीकी को रखना है कि भाई कौन सा कपड़ा कहाँ पहना था, बाल किधर गए थे, अब किधर हैं। ये सारी चीजें इनकी कहानियों में भी अवश्य नजर आती हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत करीने से इन्होंने लिखा है। अब मैं अपनी बात यहाँ पे, संवेदनशीलता की भी बात गोविल सर कह रहे थे, तो उसको लेते हुए मैं अपनी बात ये कहना चाहूंगी कि इसमें कहानी है डायन। हमारे यहाँ बड़ी ही आसानी से किसी भी कमजोर व्यक्ति पर पूरा समाज हावी हो जाता है, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का पर दया न करके, दयाद्र नहीं होकर के उसका लाभ उठाकर उसका शोषण करने लगता है। और ऐसी स्थिति का सबसे सापेक्ष जो शब्द है, मैं सापेक्ष इसलिए कर रही हूँ, बिल्कुल सीधा है वो है डायन। वो बहुत चस्पा कर दिया जाता है कि ये डायन है, ये शराबी है, ये घूसखोर है, ये कई सारे ऐसे शब्द हम ऐसे भी कर लेते हैं सामने वाले की परिस्थितियों को समझे बिना। हम ये नहीं समझते कि हमें भी थोड़ा बहुत पर दुख कातर होना ही चाहिए, थोड़ी सी विनम्रता, थोड़ा सा, क्योंकि षड्यंत्रों से तो महाभारत किया जाता है, और आज के युग में हर शब्द में हम केवल महाभारत करते हैं, क्योंकि उन शब्दों को ना तो हम सोचते हैं, ना समझते हैं, ना ही उसकी गहराई तक जाते हैं। एक ही कहानी में, डाइन में, एक तरफ ये है कि वो जो लेखक है, जो अपनी आत्मकथा बता रहा है, जो अपना संबंध बता रहा है, नायक, वो नायक, उसके उस नायक की दृष्टि थोड़ी अलग है, क्योंकि उसकी जो माता है वो उसको दूसरे तरीके से बताती है कि उसके साथ ऐसा ऐसा बीता। कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बच्चे को मार देगी या खा जाएगी। लेकिन उसने उसको हल्की सी अफीम, अब इससे ये भी पता चलता है, उड़ता पंजाब हमने एक फिल्म देखी थी, उसमें बहुत ज्यादा वो नशे का, इधर तो नहीं होता है, लेकिन शायद इन्होंने कहीं महसूस किया होगा कि थोड़ा बहुत अफीम देकर या हमारे यहाँ सिरप देकर बच्चों को पिला दिया जाता है कि बच्चे सो जाएं, ऐसा है। और वो बच्चा जो है सोता नहीं है, सोता ही रह जाता है, और इस वजह से
उसके पति का देहांत हो जाता है, वो खुद भी थोड़ी सी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाती है। तो जब इस तरह की बात वो नायक को उसकी माँ बताती है बचपन से ही कि ऐसी बात नहीं है बेटा, ये एक मनोवैज्ञानिक है और परिस्थितियां हैं, तो उसके बेटे के मन में उसके प्रति संवेदनशीलता होती है। वहीं पर उसकी जो दादी है और पूरा जो समाज है वो उसको कुछ बोलता है, तो वो बच्चे जो उसको नहीं जानते हैं इतनी नजदीकी से या उसके अतीत को, वो बच्चे उसके पीछे कसीदे करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और दौड़ते हैं, उसे दौड़ाते हैं और उपहास करते हैं। तो हम जो नई पीढ़ी बना रहे हैं उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और जो नहीं है, दोनों पक्षों को बहुत ही करीने से उस एक कहानी में डायन में रखी गई है। और मैं ये कहना चाहूंगी, समय भी थोड़ा कम है, मैं ये कहना चाहूंगी, कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि अभिनेत्री होते हुए इनके पास बहुत सारे ऐसे प्लॉट होंगे, बहुत सारी कहानियां होंगी। मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को पढ़ा है जो फिल्में देखकर आते हैं और कहानियां लिख के आपको परोस देते हैं, और कई बार ऐसे को मैंने फेंक भी दिया है और कई बार मजबूरी में छापना भी पड़ा है। ये दोनों ही स्थितियों से गुजरी हूँ। पर अभिनेत्री होते हुए भी इनकी कहानियों में वो रिपीटेशन कहीं भी नहीं है जो इन्हें सबसे अलग बनाता है। कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बिल्कुल आम जनजीवन की छोटी सी अच्छी सी, और जो पहली ही कहानी है जिसमें लगता है कि दो लोग लक्ष्य भेद रहे हैं, एक लक्ष्य तक पहुंचता है कि दूसरा तीर उसके बीच से आकर निकल जाता है और दोनों ही निशाने पर लगती है, पहले पत्नी के होने का भी और जो दूसरी पत्नी है उसका प्रेम होते 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 वो कब वो तीर उसे भेज जाता है पहली पत्नी के आने का। ये इतने बारीकी से उन्होंने उसमें नमक पानी में जैसे घुल जाता है, बिल्कुल ऐसे घोल दिया है। तो मैं आपको, कुलबीर जी को फिर से बहुत 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 बधाई दूंगी और इनकी ही कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात का अंत करूंगी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है आप लोगों को सुनना चाहिए, थोड़ा सा आप सबने पढ़ी ही होंगी। बाथरूम और टॉयलेट के लिए तो नीचे वो क्या होता है कि वो किराए के लिए वो बातचीत पूछती है कि भाई किराया कितना होना चाहिए मकान मालिक से। तो मकान मालिक अपने बेकार से बरसाती कितनी प्रशंसा करता है और किराए पर वो नहीं आना चाहता है क्योंकि उसे किराया बताना है, तो और भी क्या क्या बोलती है कमरा ऊपर है बरसाती जैसा, चलो सर्दी के लिए तो ठीक है, सीधी धूप आती है, बस गर्मियां ही थोड़ी मुश्किल होती हैं, चलो गर्मियां कौन सा सदा रहती हैं, समय काटने का क्या है, नीचे सीढ़ियां उतरकर स्टोव रखकर रसोई बना लेना, और पानी का नल नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है, और फिर बाथरूम और टॉयलेट के लिए तो नीचे आना ही है। और किराया, किराया तो देखो ना मैडम, आपको पता ही है शहर में क्या रेट चल रहा है, साथ में इस मकान में तो सिनेमा, बाजार, बैंक, स्कूल सभी कुछ नजदीक हैं, बरसात में पानी भी नहीं ठहरता मकान के आगे। मैडम किराया, किराया तो देखो जी, हर चीज को आग लगी हुई है, दूध ही देखो, पहले 30 रुपए था, फिर 40 हुआ, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 75, आजकल 80 रुपए मिल रहा है। आटा 50-55 रुपए किलो हो गया। बताओ फिर कोई खाए तो क्या खाए, फिर भी क्या किराया होगा। किराया तो देखे जी, पहले यहाँ एक कैमरामैन रहता था, 10,000 रुपए देता था, चलो आप 10,500 दे देना। मन किया कि कहूँ यह जो सब आटे दाल का भाव आपने सुनाया है मुझे, यह केवल आपके लिए ही महंगा नहीं है, मेरे लिए भी है। तो कितने अच्छी और बारीकी से इस बात को उन्होंने रखा है। तो मैं यही कहूंगी कि जो किस्सा गोई का अंदाज है इनका, वो अद्भुत है, वो बहुत निराला है। और एक बार फिर से कुलबीर जी को, भूपिंदर कौर प्रीत जी को, सुभाष नीरव जी को, सबको बहुत बहुत बधाई। सुभाष सर अब अपनी बात रखेंगे मेरे बाद। राजेश जी को बहुत बहुत बधाई, तजिंदर जी को, गोविल सर को, कि आप सबने इतनी अच्छी बात कही और मुझे आज बहुत समृद्ध किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी आपके सुंदर विचारों के लिए। सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूं जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा।
इकबाल साजिद के इन लफ्जों पर अगर कोई खरा उतरता है तो वो शख्सियत है आचार्य राजेश कुमार जी। इनकी शान में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने के समान है। सीमा जी, हिंदी के 100 बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, लेकिन आप छोड़ आ दीजिए। रही हूँ सर, आपसे आ रही हूँ। हिंदी के 100 लोकप्रिय हे साहित्यकारों में भगवान। जिनका नाम शुमार है, ऐसे शब्दों के जादूगर का परिचय देने के लिए शब्दों की कमी महसूस होती है। मैं बड़े ही इसरार के साथ आचार्य जी को इस मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वे अपने शब्दों की छटा बिखेर कर हमें आनंद से सराबोर करें। वाह वाह वाह, आचार्य राजेश जी, मंच पर बहुत आपका शुक्रिया स्वागत है। सीमा जी, आपके बहुत सुंदर संचालन के लिए। और मैं फिर से नमस्ते। कहूंगा कि जो सभी हमारे साथ जुड़े हैं, दूर दूर से लोग, देश विदेश से, उन सब का भी आभार। और मैं चाहूंगा कि वो सब भी अगले अंश में अपनी भागीदारी करें, टिप्पणियां दें, पूछें सवाल, क्योंकि ऐसे अवसर हमें कम मिलते हैं। और अभी भी अगर नहीं भी सवाल कर रहे, तो जो लोग बोल रहे हैं या कहानियां जो आप सुन रहे हैं कहानियों के बारे में, उनके बारे में अपनी राय लिखें। तो ये लेखक को और हम आयोजकों को बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं बात करूं कुलबीर बड़े सरोजों की, तो शायद एक शब्द में कहूं कि वो सर्वगुण संपन्न, जैसे स्त्री होती है ना, वैसे ही कहानीकार हैं। तो मैंने उनकी सभी कहानियां पढ़ी, बहुत आनंद आया। अक्सर ऐसा होता है कि जब कहानी पर बोलना होता है तो हम कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी कहानियां ऐसी थी कि छोड़ने की इच्छा नहीं हुई, और आखिर तक मैं पढ़ता ही रहा। अभी भी, आज भी असल में मैं शायद ये प्रोग्राम अपने यहाँ से नहीं कर रहा, कुलबीर जी के पास से, मुंबई से ही कर रहा हूँ। इसलिए मेरा लैपटॉप भी कुछ गड़बड़ हो गया, आवाज उसमें से नहीं है, फोन से मैं कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों को। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो कहानियों में जरूरत होती है, प्लॉट की, उद्देश्य की, रोचकता की, विवरण की, मांडने की कला, अभिव्यक्तियां, वो सब इसमें है। और सभी लोगों ने कहा कि ये विवरण बहुत अच्छा देती हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाषा का गुण ये होता है कि जहाँ आपको बोलना है बोलिए, और जहाँ नहीं बोलना है आप मौन हो जाइए, तो वो भी भाषा का एक गुण होता है। तो ये विवरण तो बहुत अच्छा देती हैं, लेकिन जब नहीं देना होता तो वो संकेतों में बात करती हैं। उदाहरण के लिए, एक ससुर और बहू की जो कहानी है, जिसका शीर्षक है बहू सास, उसमें उन्होंने बहुत सारे विवरण जानबूझ के छोड़ दिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फूहड़ता की तरफ नहीं जाना चाहती थी। तो उन्होंने बहुत संतुलित रूप से कहानियां लिखी हैं, कुलबीर जी ने। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सकारात्मक ढंग से मैं कह रहा हूँ कि उनकी सारी कहानियां स्त्रीवादी या स्त्री विमर्श की कहानियां हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि स्त्री विमर्श को गलत अर्थ भी दिया गया है, लेकिन मैं इसे सकारात्मक अर्थ से कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि असल में उन्होंने सारी कहानियां स्त्री की नजर से लिखी हैं, और उसमें ज्यादातर में स्त्रियों की भी बात है, उद्देश्य के रूप में भी। और बस एक कहानी है जो पापा की कहानी है, जो वो उसका उद्देश्य और विवरण पुरुष का है, और एक ड्राइवर की कहानी है जो बहुत केयरिंग ड्राइवर है, जो बकबक बहुत करता है, वो उसके लिए बात करती है। अन्यथा वो सारी चीजें स्त्रियों के से जुड़ी हुई हैं। और स्त्री का की आजादी, स्त्री का सशक्तिकरण बेहतरीन ढंग से उन्होंने पेश किया है। और स्त्री पुरुष का जो संबंध है, जो सामान्य नहीं है, उसको भी पकड़ने में, उस पर लिखने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया है। वो पर स्त्री प्रेम या पर पुरुष प्रेम की कहानियां भी लेकर आई हैं, और उन्होंने प्यार में जो धोखा होता है उस पर अपनी कलम चलाई है, मैं क्या करूं कहानी में। और मेरा घर में लड़की के सशक्तिकरण की बात की है। और बाहर वाली बैठक इस पर बात हुई है कि लड़की कितनी हिम्मत वाली हो सकती है कि किसी को दंड देना है तो वो देने से नहीं हिचकिचाती है। एक खत पापा के नाम में एक लड़की, दुखी लड़की का जीवन है, जो अपना सारा विवरण
खत में लिखती है, लेकिन शायद अंततः वो भेजती नहीं है कुछ। मैं इसकी भी कहानियों की खासियत ये भी है कि वे कुछ संकेत छोड़ देती हैं कि जो फिर पाठक को अंदाजा लगाना है कि आगे क्या हुआ। जैसे उस कहानी की बात की गई, ये भी बात है कि ये एक बॉलीवुड या धारावाहिक बनाने वाला जो जीवन है उसको भी पेश करती हैं, जो अक्सर लेखक कम करते हैं। मतलब क्योंकि वहाँ के लेखक बहुत ज्यादा कहानीकार नहीं है, तो वो जीवन भी इनकी मतलब विवरण की वजह से आता है। और समाज में स्त्री का क्या क्या व्यवहार किस तरह के नजर से लोग देखते हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। डायन की हम लोगों ने बात की है। और जैसे वो बात हो रही थी अ, उस कहानी की जो काउच के बारे में, कास्टिंग काउच के बारे में थी, वहां भी वो संकेत छोड़ती हैं। वो ये नहीं कहती कि भाई वो उसने क्या निर्णय लिया, वो निर्णय पाठक करे जो जो भी रूप देना चाहते हैं। स्त्री पुरुष से या प्रेमिका प्रेमी से क्या चाहती है, सुर्ख सवेर कहानी में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, कि वास्तव में दैहिक प्रेम से बेहतर अ, आगे बढ़कर अ, आत्मिक या अलौकिक प्रेम की तरफ वो इशारा करती हैं। और कुछ कहानियां ऐसी हैं जैसे समाज में, जैसे बेचारी के लिए बेटी की चाह में बेटे परेशान करते हैं, फिर भी बेटे की चाह कैसे स्त्री को होती है उसका उन्होंने विवरण दिया है। दोहरा व्यक्तित्व की कहानी मिसेस मैना की बात हुई है। उनकी कहानियों में खास बात यह है कुलबीर जी की वो छोटी सी बात को लेकर भी कहानी बुन सकती है। जैसे वीजा वीजा की जो कहानी, वीजा मिलने पर स्त्री की आजादी की जो कहानी मैं कहूंगा उसको कर्ज जैसे है, उसमें जो वीजा मिलता है वो बहुत खुश हो जाती है, और किस तरह से वो वीजा मिलता है, कैसी स्त्री उससे दुखी होकर के वहां से निकलती है, वो सब चीजें वो छोटी सी बात को भी पूरी कहानी में बुनने की क्षमता रखती हैं। जैसे यह भी सच है, बेटी क्योंकि कमा रही है तो उसकी शादी ना हो, इस पर किस तरह से परिवार व्यवस्था करता है, ये भी है। स्त्री का अकेलापन कैसे बनवास के आने में हमें देखने को मिलता है, स्त्री को कैसे धोखा मिलता है वो भटकन में हमें मिलता है देखने को। और सच्चा प्यार की बात हुई है मोहब्बत कहानी में, जैसे हम देखते हैं सच्चे प्यार की तलाश में लड़की कैसे अपने रास्ते बदल सकती है, बदलना चाहिए उसको। और अ, जैसे कब आओगी जो मैं अभी कहानी कह रहा था। और कि स्त्री कैसे पति के बिना उसका जीवन अ, उसको व्यर्थ लगने लगता है। वो ये बहुत अच्छा शीर्षक भी हुआ जिबड़ा उदास कहानी में हम देखते हैं। पुरुष की कामना की अभिव्यक्ति स्त्री की नजर से तुम कहानी में है। और अ, यह तुम थे यह मैं हूँ बहुत अच्छी कहानी है, जो स्त्री की मासूमियत, जो जो सब कुछ मतलब उलाहने देना और अ, अपने दुख प्रकट करना चाहती है, वो भी कुछ बिना कुछ कहे ही रह जाती है। वो इस कहानी में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम देख पाते हैं। और माँ कहानी जो है वो बहुत ही अ, संवेदनशीलता का परिचय देती है, जिसमें एक पापा पुरुष इसलिए पागल हो जाता है कि वो माँ की आखिरी बात पर ध्यान नहीं देता, और वो इसलिए माँ चली जाती है ऐसा उसे लगता रहता है। और तुम क्यों उदास हो, जैसे कि कहा गया कि फिल्म जगत से किस तरह से चीजें हमारे सामने आती हैं, वो गरीब लड़का और मजदूर लड़के की कहानी है। और कोई सुनने वाला नहीं है, ये भी मत छोटी सी बात है कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है, हम अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई बस सब लोग अपनी ही बात शुरू करते हैं, वो फिर कहानी में देखने को हमें मिलता है। और माँ री ऐसी एक कहानी है जो शायद बिल्कुल अलग ढंग की है। उसमें बेटी अपने सुख की, जब उसके शादी वादी की बात करते हैं तो वो कहती है कि मैं पहले अपनी माँ की शादी करवाता हूँ। मतलब ये अद्भुत
स्त्री सशक्तिकरण की, स्त्री की आजादी की, स्त्री के बदलते विचारों की कहानी है, जो हमें कहती है कि माँ, मतलब अब ऐसी स्थिति आ गई है कि माँ, बेटी की शादी, बेटी माँ की शादी करवाने की तरफ भी सोच सकती है, जो अ, बिना सोचा हुआ विचार है। ऐसे ऐसे ही हम कैसे जिंदगी में लोगों को बर्दाश्त करते हैं, वो मजबूरी कहानी में हम देखने को मिलते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें हैं। बहुत मैं नहीं कहना चाहूंगा वो कैसे आक्रोश कहानी में अभिनेत्री अपने खुद को कष्ट देने वाली स्त्री को थप्पड़ जानबूझ के मार देती है, जो मारना नहीं चाहिए, वो उसकी बात है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से अभिव्यक्तियां भी हैं। जैसे उसकी हंसी ऐसी थी कि मक्की के दाने जब गरम भट्टी में डालो तो खिल जाते हैं। या मेकअप रूम रूप में वह नाम जैसे हमेशा हमेशा के लिए ठहर गया, जैसे हवा में शून्य ठहर जाता है। तो इस तरह की हमें बहुत बेहतरीन अभिव्यक्तियां इसमें देखने को मिली हैं। और उनका विवरण जैसे जिस पर चर्चा हो ही चुकी है, मैं उनका एक ही उदाहरण देकर के बताना चाहता हूँ कि विवरण वो हमेशा देती हैं, लेकिन वो विवरण कैसा होता है? भूख को महसूस करना और फिर रोटी तैयार करना, उसको खूबसूरती के साथ थाली में परोसना, सजाना और पहले उसको सराहना, उसकी खुशबू का आनंद लेना, फिर उसको प्यार के साथ खाना, बेहद प्रेम के साथ। यह होता है खाना। ये नहीं कि आपने फटाफट खा के डकार मार के अलग हो गए। बहुत बेहतरीन विवरण है। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि इनका विवरण जो है वो इसी सिद्धांत पर आगे चलता है। असल में बहुत सुभाष नीरव जी की तारीफ हुई है, तो मैं भी कुछ भी कहूंगा तो वो शायद ठीक नहीं लगेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब भी अनुवाद होता है, चाहे कितना ही बेहतरीन अनुवाद हो, वो कुछ ना कुछ चीजें छूट जाती हैं, जो मूल भाषा के हिसाब से देखा जाए। और हालांकि सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं कि इसमें वाक्य ऐसे आ गए हैं जो अटपटे लगते हैं और एक दूसरे से अर्थ नहीं देते हैं। वर्तनी की अशुद्धियां तो बहुत हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। मुझे नहीं लगता है कि कुलबीर जी ने इसको हिंदी में पढ़ा होगा, वरना वो शायद खुद ही उसको ठीक कर सकती थी। इसलिए भाषा पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कुल मिलाकर मैं ये इस बात से अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि ये बहुत बेहतरीन कहानियां हैं, और हमें एक ऐसे जगत में ले जाती हैं जहां हम साहित्य का आनंद लेते हैं और खुद को और बेहतर इंसान बनाने की तरफ ले जाते हैं। तो शुक्रिया ऐसी कहानियां देने के लिए, और आपकी और कहानियां ऐसी हमें पढ़ने को मिलेंगी, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद आचार्य जी अपने बहुमूल्य विचारों के लिए। दिल से हमें भुलाओगे कैसे, हम वो खुशबू हैं जो सांसों में बसते हैं। खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। रुपहले पर्दे की चकाचौंध से भरी जिंदगी में कलम की गहराइयां भी हैं। ऐसी शख्सियत लाखों में एक होती है, जो पर्दे पर मौजूद होने के साथ साथ अपनी कलम से हमारे जहन में उतरकर अपनी एक खास जगह बनाती है। मैं जिनका जिक्र कर रही हूँ वे कोई और नहीं बल्कि साहित्य की ऐसी हस्ताक्षर हैं जिन्होंने न केवल रुपहले पर्दे पर ही अपनी अदाकारी से जादू चलाया है, अपितु साहित्य जगत में अपनी कलम के दम पर हम सबके दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई है। एक कलाकार के तौर पर इन्होंने 1 दर्जन से भी अधिक पंजाबी फिल्मों में, 2 दर्जन से भी अधिक हिंदी फिल्में, 2 दर्जन से भी अधिक हिंदी सीरियल्स, 1 दर्जन से भी अधिक पंजाबी सीरियल्स, 4 दर्जन से भी अधिक एड फिल्में, 1 दर्जन से भी अधिक वीडियोस, एल्बम्स और वेब सीरीज में काम किया है। एक लेखिका के तौर पर इनकी 10 किताबें छापी गई हैं। दायरे, एक खत पापा के नाम, प्लीज मुझे प्यार दो, कदों आओगी, कब आओगी, हाउके हाउके दी भटकन, पीली बतख, बन बन गेंडे की कहानी, तुम क्यों उदास हो, शब्द चित्तर, बाबर, दी जफी, मेरी 31 कहानियां। इससे पहले कि मैं कुलबीर जी को इस मंच पर आमंत्रित करूं, मैं यहाँ उपस्थित सभी सुधी जन से अनुरोध करूंगी कि यदि उनके पास कुलबीर जी के लिए कोई सवाल हो तो वे उनसे पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं।
मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी वरिष्ठ साहित्यकार कुलबीर बड़ीसरों जी का। हार्दिक स्वागत है कुलबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिएटिव कल्चर संस्था की इस विख्यात मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट लेखकों व आलोचकों, अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार व अभिनंदन। विशेष तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगी क्रिएटिव कल्चर संस्था के फाउंडर और डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार और तरेंद्र कौर जी को, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, मुझे ये सम्मान दिया कि मेरी पुस्तक मेरी 31 कहानियों पर चर्चा की जा सके। इस गौरवमयी क्षणों के लिए मैं आप सभी महानुभावों को आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले मैं निशा गुप्ता मन्नू जी का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, उनके अच्छे अच्छे शब्द जो उन्होंने मेरे लिए बोले और मेरी किताब 31 कहानियों के लिए कहे। डॉक्टर सीमा अदिति जी जो संचालन इतना खूबसूरत कर रही हैं, इतनी अच्छी उन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन दी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और तरेंद्र कौर जी ने मेरी कहानियों का जैसे गहन अध्ययन किया और उसकी व्याख्या की, उसके लिए उनका धन्यवाद। श्री प्रबोध कुमार गोविल जी के शब्दों का तो मैं कैसे ही धन्यवाद करूं। उन्होंने कहानी बकबक के बारे में जो बारीकी से बयान किया वो बहुत ही कमाल है। दो औरतों के बारे में उन्होंने संपूर्ण कहानी कहा। उनके शब्दों ने मुझे जैसे अभिभूत कर दिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि श्री सुभाष नीरव जी बहुत अच्छे अनुवादक हैं और उन्होंने जो इस किताब की लास्ट 11 कहानियां हैं वो उन्होंने अनुवाद की हैं और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने अनुवाद किया है। मैं चाहती थी कि वो भी सच में आज इस मंच पर होते तो बहुत अच्छा होता। और डॉक्टर स्वाति चौधरी जी ने रब झूठ ना बुलाए के बारे में कैसे अच्छी तरह से बयां किया, कहानी की डिटेलिंग के बारे में उन्होंने कहा, फिर डाइन के बारे में कहा। और डॉक्टर राजेश कुमार जी की तो मैं पहले एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी कि उनकी आवाज बहुत कमाल की है, इतनी बेस वाली, इतनी खूबसूरत आवाज कि ऐसा लगता है कि सुनते रहें। और ऐसा भी लगता है कि उन्होंने मेरी किताब की बहुत सारी कहानियां, लगभग सारी कहानियां पढ़ी हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब आप कोई पुस्तक शुरू करते हैं पढ़ने, ऊपर ही लिखा हुआ है कि 31 कहानियां, तो एकदम से लगता है कि अरे यार कैसे पढ़ेंगे इतनी सारी कहानियां। पर उन्होंने बहुत सारी कहानियां पढ़ी और उनके बारे में बहुत अच्छा अच्छा कहा, जैसे बहू सास, एक खत पापा के नाम, बक बक, मैं क्या करूं, बाहरली बैठक, कब आओगी, सुर्ख सवेर, वगैरह वगैरह। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि मैं लिखती क्यों हूँ। अब मैं अगर ये बात करूं कि मैं लिखती क्यों हूं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मुझे लिखने की लगन है, लिखने के साथ इश्क है, पैशन है। गुजरे जमाने का कोई चेहरा, सालों पहले घटी कोई घटना, चाहे वो मेरे साथ घटी हो या मैं उसकी चश्मदीद गवाह रही हूँ, या कोई सुनी सुनाई हो, अगर वो घटना मेरे दिलो दिमाग पर कोई असर छोड़ जाए तो मुझे वो तब तक बेचैन किए रखती है जब तक मैं उसे कागजों पर लिखकर सुरखरू ना हो जाऊं। कोई दिल चीर देने वाला रुदन मुझे सालों तक भूलता नहीं जब तक मैं उसे कागजों के गले लगाकर उसे शांत ना कर दूं, जैसे कि कहानी हुआ जिउड़ा उदास। मैं इसलिए भी लिखती हूँ क्योंकि मुझे अपने वजूद के रूबरू होने का और उसे बयां करने का कोई और तरीका नहीं आता। और ये भी कि अगर मेरे चारों तरफ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ बगावत करने का भी कोई और तरीका मुझे नहीं आता। तब मैं शब्दों को ही अपना हथियार हूँ। जैसे मेरी कहानी है तुम क्यों उदास हो, एक बाल मजदूर पर किया गया तशद्दुद, या कहानी मजबूरी।
उसमें छोटे पर्दे के ग्लैमर के पीछे के जो अंधेरे कोने हैं, जो कड़वे सच हैं, टेक्नीशियन हो या कलाकार, खासकर छोटे कलाकार, उनके साथ प्रोड्यूसरों और प्रोडक्शन कंपनियों द्वारा की गई नाइंसाफियों, शोषण को मैं कलम द्वारा ही दिखा सकती थी। मैं इसलिए भी लिखती हूँ क्योंकि मुझे लिखने के जरिए अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचार, जो मैं जिंदगी के प्रति क्या सोचती हूँ, वो दर्शा सकती हूँ। जैसे आपको मेरी किसी भी कहानी में कोई नायक या नायिका पंखे से झूलता हुआ, या कुएं में छलांग लगाता हुआ, या रेल की पटरी पर दम तोड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरी जो पहले आज से 25-30 साल पहले जो कहानियां लिखी हैं, उसमें आपको कहीं ना कहीं कोई नायिका ऐसी हो सकती है, जैसे भटकन या बनवास, जिसमें वो डिप्रेशन की शिकार है या थोड़ी निराश है। लेकिन ज्यों ज्यों वक्त बीतता है, मेरा मानना है कि समय के साथ साथ हर मनुष्य की सोच, उसके विचार, आइडियोलॉजी पुख्ता होती जाती है। जब वो ये सोचने लगता है कि क्या मेरी लेखनी किसी पाठक को कोई प्रेरणा दे सकती है, तो वो थोड़ा सा सजग होकर लिखना शुरू करता है। अब मैं ऐसा कर रही हूँ कुछ सालों से। मेरा विश्वास है कि अगर मेरी कहानी पढ़कर कोई एक भी औरत पाठक सर ऊंचा करके जीने की उड़ान भर लेगी, तो मेरा लिखना सफल हो जाएगा। अंत में मैं फिर से सभी लेखकों व बुद्धिजीवी महानुभावों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इतने धैर्य से सुना और मेरी कहानियों के बारे में इतना अच्छा कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि आज मैं इस मंच पर आई और अपनी कहानियों के बारे में इतना अच्छा सुना। मुझे बहुत प्रेरणा मिली है, बहुत ऊर्जा मिली है कि मैं और भी कहानियां इस तरह की लिख सकूं और आप लोगों के साथ फिर से जुड़ सकूं, बल्कि हमेशा जुड़ सकूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुलबीर जी। ये हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी व्यक्तित्व ने हमारे साथ जुड़कर हमारी शान बढ़ाई है। विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्यया लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात इस संसार में विद्यावान व्यक्ति ही प्रशंसा प्राप्त करते हैं, विद्या ही सर्वत्र पूजित होती है। अब मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी से करबद्ध अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर हमें अपने अमूल्य विचारों से लाभान्वित करें। श्री सुभाष चंद्र जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार सभी को। कुछ थोड़ा सा अगर बताने की आप अनुमति दें तो हाँ आपके बारे बिल्कुल, में। मैं खुद मैं बता ये कह दूंगा। रहा था कि आपने उनकी तारीफ नहीं की, सबकी की। अरे नहीं कोई एनसीईआरटी जरूरत नहीं। में सर, एनसीईआरटी में निदेशक हिंदी पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद टाइफेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार में 16 वर्ष तक हिंदी परामर्शदाता के रूप में आप कार्यरत रहे हैं। आपकी पुस्तकें व्यंग्य की 22 कृतियां सहित 53 पुस्तकों का लेखन आपने किया है। आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा, डॉक्टर मेघनाथ साहित्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा, व्यंग्य श्री पुरस्कार, श्री नारायण चतुर्वेदी पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, शरद बस जोशी हो सम्मान गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, हिंदी अकादमी दिल्ली सम्मान घोषित किया गया है। मीडिया लेखन में टीवी रेडियो के बस लिए ठीक है, 100 से अधिक उन्होंने मना कर दिया। धारावाहिकों का लेखन आप कर चुके हैं और अंत में पाठ्य पुस्तकों की रचनाएं उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय और नागपुर विश्वविद्यालय आदि विश्वविद्यालयों के लिए जी हो गया, पाठकों के बस लिए हो रचनाएं गया की हैं। चलिए। तो मैं जी आपका जी जी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंच पर आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। पहले तो सभी का आभार। कुलबीर जी को बहुत बहुत बधाई कि उनकी कुछ अच्छी कहानियां हमको पढ़ने को मिली। और भूपेंद्र कौर प्रीत और सुभाष नीरज जी का भी आभार कि उन्होंने बहुत बढ़िया अनुवाद किया। कुछ एक जगह पर जहाँ पर राजेश जी ने इशारा किया वहाँ कहीं कहीं कुछ चूकें हुई हैं और मैं नहीं कहना चाहता था, राजेश जी ने मेरा काम आसान कर दिया। सबसे पहले सीमा जी का बहुत आभार, उन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया है।
डॉक्टर राजेश कुमार जो निदेशक हैं, इसके बड़े बैंकर हैं देश के, उनका आभार। तरिंदर कौर जो मुझसे लगातार जुड़ी रही और बहुत अच्छा उन्होंने बोला, मैंने उनको पहली बार बोलते देखा कहानी पे और बड़ा अच्छा लगा कि तरिंदर इतना अच्छा बोलती हैं कहानी पर। मनीषा गुप्ता तो हमारी बच्ची है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वाति चौधरी, और मेरे वरिष्ठ और देश के बहुत बड़े कहानीकार प्रबोध कुमार गोविल जी। मित्रों, मैं जब सोच रहा था कि बात करूं कि कहानियां कैसी हैं, पहले उससे पहले बात कर लूं हमारे जो लेखकों ने कहा। गोविल जी ने कहा कि भाई गोविल जी बहुत बड़े कहानीकार हैं, देश के जाने माने कहानीकार हैं, आलोचना पर भी उनका काम रहा है कहानी का। और उन्होंने डिटेलिंग को लेकर बहुत अच्छी बात कही कि वो डिटेलिंग बहुत अच्छी करती हैं कुलबीर जी, और डिटेलिंग के साथ साथ उन्होंने भाषा और शिल्प दोनों पर भी बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। और जहां जहां उनको लगता था कि इन मुद्दों पर बातें और होनी चाहिए, अगर वो और देर बात करते तो शायद हमें और ज्यादा हम लाभान्वित होते। मैं खुद भी बहुत मन से सुन रहा था उनको। स्वाति ने भाषा की बात की कि भाषा बहुत मजबूत है, और कुछ कहानियों का उन्होंने खास तौर पर उल्लेख भी किया, विशेष रूप से जहाँ पर संवेदनशीलता से जुड़ी हुई कहानियां हैं वहां पर स्वाति ने बहुत बढ़िया ढंग से उसको रेखांकित किया है। डॉक्टर राजेश कुमार ने लगभग सारी कहानियां पढ़ी हैं और ये बात उनकी वक्तव्य में मालूम भी पड़ रहा है, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही, और मुझे लगा कि कई चीजें जैसे वो मेरे पाले में से उठा के ले गए और अपने पाले में ले गए उन चीजों को, कि छोटी सी चीज को कहानी में कन्वर्ट करने की जो कला है ये बेहद मुश्किल है, बेहद मुश्किल कला है। कि छोटी सी घटना, छोटी सी बात है, आप उसको कहानी में कन्वर्ट करते हैं और इस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं कि कौतूहल भी बना रहता है, लगातार आपकी उत्सुकता जागी रहती है, और कहानी जिस एंड पर पहुंचती है वहां के बारे में आप कई बार तो सोच भी नहीं पाते हैं। ये उनकी कहानियों की बड़ी विशेषता है। और मित्रों, मुझको जो लगता है, अब मैं अपनी बात भी कह लूं, मुझे लगता है कि ये जो कहानियां हैं ये संवेदना की आंच पर धीमे धीमे सिकी हुई कहानियां हैं, और जहां जहां संवेदना की आंच जो है थोड़ी ज्यादा कम हुई है, या एकदम से जल्दी के कारण वो आग जो है थोड़ी भड़की है, तो कहानियों पर उसका प्रभाव पड़ा है। कुछ कहानियां जब आराम से पकी, मैं इसको कहानियों को इस तरह से मानता हूं कि जब चिड़िया अपना अंडा सेती है तो उसको बहुत धैर्य रखना पड़ता है। चिड़िया, कहानीकार जो होता है, लेखक जो होता है, वो अपनी रचना के ऊपर बैठ जाता है, रचना उसका अंडा है, उसके ऊपर बैठ जाता है और उस पर धीरे 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 उसको सेता रहता है। कई बार तो कई 10-10, 12-12, 15-15 सिटिंग्स में कहानियां तैयार होकर आती हैं। और कई बार क्या होता है, थोड़ी सी जल्दी होती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि कहानियों की सिटिंग इतनी लंबी हो जाती है कि बीच के तारतम्य टूट जाते हैं, जो सूत्र है, कथा सूत्र हैं, वो थोड़े से बिखरने लगते हैं, क्योंकि लंबा अंतराल हो जाता है और जो कहानीकार का जो मूड है वो एक ही धारा में नहीं रह पाता। तो मित्रों, मैंने जो मुझे महसूस किया कि ये जो कहानियां हैं, कुछ कहानियां इनमें ऐसी आई हैं कि जो पंजाबी की क्या, हिंदी भारतीय साहित्य की बेहतरीन कहानियां हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो माँ, डायन, यह भी सच है, बनवास, हुआ जी उड़ा उदास, ये कहानियां, मेरा घर बहुत छोटे से, जैसे राजेश जी ने कहा भी है कि बहुत छोटी सी बात को लेकर बुनी हुई कहानी है और बहुत बढ़िया ढंग से बुनी हुई कहानी है। तो ये बड़ी कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियों में हुआ ना कि वो थोड़ा सा जल्दी हो गया। भाई सब लोगों ने तारीफ की, थोड़ी सी एक आध कड़वी बात मैं कह दूं, नहीं तो नजर लग जाएगी कुलबीर जी को। एक कहानी है बाहर वाली बैठक। एक लड़की है तारो, और वो जो जंग सिंह है वो मुखिया का बेटा गुंडा है, शराबी है, लड़कियों को छेड़ता है, उनको तंग करता है, और उसकी बहन को भी वो छेड़ चुका है। उसकी बहन को उसके कारण आत्महत्या करनी पड़ती है, और तारो इस बात से अंदर अंदर भुनती रहती है। और जब वो उसको छेड़ता है और उसको आमंत्रण देता है शाम को साथ आने का, तो वो मन में विचार करती है और उसको हंसिया उसको मार देती है उसको, और बाहर निकल के कुत्ता कह के चल देती है। ये जो कहानी है
देखिए, मैं कुलबीर जी टीवी से, फिल्म से जुड़ी हुई हैं, इत्तेफाक से मैं भी टीवी, फिल्म, रेडियो तीनों से जुड़ा हुआ हूँ, तीनों के लिए मैंने काफी लिखा है। तो हम लोग कई बार जो इस तरीके के लेखक होते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि विजुअलाइज करके चलो, कैट स्कैन होता चले। क्यों? हमारे दिमाग में पाठक कम होता है, कई बार हमारे दिमाग में सिर्फ दर्शक होता है। उसके लिए आप देखेंगे कि आप इनके संवाद देखेंगे, संवादों की बात बहुत कम लोगों ने की है, इनके संवाद बेहतरीन है, क्योंकि उनके दिमाग में है कि जब मेरा पात्र संवाद पर्दे पे बोलेगा तो वो कैसा लगेगा। जैसे आप उसके देखें संवाद, चाहे बाहर वाली बैठक के हो, चाहे डायन के हो, बहुत पहले संवाद है, बहुत पहले, या माँ के हो, बहुत पहले संवाद है, और जोड़ते हैं। और सारा वो उसमें वो सब नाटकीयता भी है, वो सब संवेदना का छौंक भी है, वो सारी चीजें हैं कि जो जिस समय वो सेल्यूलाइट के पर्दे पर जाएंगी चीजें, तो वो प्रभावित करेंगी, जो पाठक को भी प्रभावित करेंगे। एक दो जगह पर हुआ ऐसा। तो मैं जो कहानी की बात कर रहा था, बाहर वाली बैठक में, मैं कहता हूँ तारों ने उसको दराती से मार तो दिया, ठीक है, आपने उसको छेड़ा और उसने आपको छेड़ा, उसने आपको गलत तरीके से बुलाया, इंडिसेंट प्रपोजल दिया, और आपने, चूंकि आपकी बहन का ऑलरेडी वो बलात्कार कर चुका है और आपकी बहन सुसाइड करके मर चुकी है, तो आपने उसको मार दिया। यहां तक तो उसके लिहाज से बहुत बढ़िया, एंड भी बहुत बढ़िया हुआ है कि वो कुत्ता कह के थूक के आगे चल देती है। लेकिन जब पाठक है, पाठक प्रश्न पूछ रहा है, पाठक प्रश्न ये पूछ रहा है कि भाई ये सब तो ठीक है, उसने मार दिया, उसने उसको मार दिया है, लेकिन उसका लॉजिक तो दो। लॉजिक उसका ये है कि अगर वो ये कहती, उसको भी मालूम है कि कल को मुझे भी पकड़ा जाना है, और मुखिया का बेटा है, वो पावरफुल आदमी है, मैं पकड़ी तो जाऊंगी। अगर मैं शायद उनकी जगह होता तो मैं इसमें, या कोई और व्यक्ति होता तो उसमें एक चीज और डालता कि देखो मैं तो पकड़ी जाऊंगी, कम से कम मेरी बहन जैसी बाकी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो जैसे मेरी बहन के साथ हुआ है। मैं अपना बलिदान देके अगर उसको बचाने की कोशिश कर रही हूँ तो शायद ये मेरी बड़ी सफलता होगी, एक बलिदान देके मैं जा रही हूँ। वरना ये कहानी जो है एक सामान्य सी कहानी बनकर रह गई। टीवी में तो ये बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन पाठक की दृष्टि से ये कहानी सवाल खड़े करेगी। क्योंकि मैं कहानियों को बहुत गहरे में जाकर देखने का आदी हूँ थोड़ा सा, तो मुझे ये लगता है। लेकिन जब बड़ी कहानियां आती हैं, जब माँ आती है, देखिए शुरू में ये कहानी है तो मुझे लगा कि इस पर भी बात हो जाए, लेकिन जब माँ आती है, या जब वो हुआ जीवड़ा उदास आती है, यह भी सच्चे आती है, बनवास आती है, और एक बहुत, जिस कहानी का बहुत कम चर्चा हुआ, मेरा घर मुझे बेहतरीन कहानी लगी, क्योंकि इसमें उनका जो स्क्रिप्ट राइटर है, या उनका जो कलाकार है जो फिल्मों में, टीवी में काम करता है, वो इससे बिल्कुल दूर है। ये कहानी पुरानी कहानी है, या मुझे जहां तक लगता है पुरानी कहानी है, टीवी के समय में आने से पहले की कहानी है, क्योंकि इसमें उनका लेखक कागज का लेखक है, किताब का लेखक है। इसमें उनका लेखक कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, फिल्म का, टीवी का, रेडियो का लेखक नहीं है। उसने उस ढंग से कहानी लिखी गई, छोटी सी बात पर ये कहानी चलती है। एक लड़की है, परेशान लड़की है बेचारी, और उसके फादर उसे अपने दोस्त के यहाँ छोड़ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उसे तंग करते हैं, पसंद नहीं करते हैं उसको एक दिन किसी बात पर वो नाराज हो जाती है, उसको बाहर निकाल देते हैं कि भाई, निकालते नहीं, क्या वो खुद ही छोड़कर चली जाती है। लेकिन जब वो दफ्तर पहुंचती है तो लगता है शाम को कि हे भगवान, अब मैं जाऊंगी कहाँ, छोटा शहर है, ना तो होटल में रुक सकती हूँ, ना कुछ हो सकता है। फिर वो लौट कर वहीं जाती है, उनसे माफी मांगती है, और एक दिन ऐसा आता है कि वो लगातार कोशिश करती रहती है कि मुझे एक घर मिल जाए, एक ऐसा कमरा मिल जाए जहाँ मैं अपनी मन मर्जी से रो सकूं, मन मर्जी से सो सकूं, मैं जितने बजे उठूं मुझे कोई बोलने वाला ना हो, और वो सारी चीजें जो आजादी से जुड़ी हुई चीजें हैं। और उसको एक हॉस्टल का गंदा सा कमरा मिल जाता है, और उस हॉस्टल के कमरे में वो जाकर इतना खुश होती है, उसको लगता है मुझे घर मिल गया और मैं घर को अपनी बाहों में खींच लूं। ये जो समापन बिंदु है, जो अंतिम जो बिंदु हम उसे कहते हैं, जो समापन बिंदु इसको कहते हैं, कहानी का समापन बिंदु क्या होता है, कई बार आप कुलबीर जी से सीख सकते हैं, बड़े जी से सीख सकते हैं। और मैं देखता हूँ कि ऐसी कहानियां विशेष रूप से जहाँ पर संवेदना का जो एहसासों की जो आंच है, वो इतनी बढ़िया ढंग से जली है कि उसने कहानियों को पूरा अच्छी तरह से पकाया है।
बड़ी कहानियां आती हैं। जब मैं माँ पढ़ रहा था तो मैं बिल्कुल चौंक गया, मुझे लगा ऐसी कहानियां कम है हिंदी में, ऐसी कहानियां बहुत कम है। हुआ जीवड़ा उदास जैसी कहानियां भी बहुत कम है। और कुछ जगह तो जो उनका, देखिए सारी कहानियां, लगभग अधिकांश कहानियां जो है महिला की आंखों से देखकर लिखी हुई कहानियां हैं। ये नारी सशक्तिकरण की भी कहानियां हैं, ये औरत की उदासी की भी कहानी है, औरत के तनावों को अभिव्यक्त करने की भी कहानी है, औरत की जो बेबसी है वो जो फूट फूट के निकलती है उसको भी सामने लाने की कहानियां हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी लगता है कि जैसे जो पुरुषों के लिए भी क्षेत्र बहुत मुश्किल थे, वहां पर भी जाकर कुलबीर जी ने लिखा है, और वहां बहुत सफलतापूर्वक लिखा है। तो कुछ जगह पे तो मुझे लगा जैसे कि मैं कुछ कहानियों को पढ़ के मुझे लगा कि ऐसी कहानियां, ये तो कहानियां जो है इस्मत तापा और कृष्णा सोपती जैसी रंग की कहानियां हैं, बड़ी कहानियां ये हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि जब लेखिका कहानी कहती हैं तो वो जो उसकी जो बेचैनी है, जो पात्र की जो बेचैनी है, उसकी जो छटपटाहट है, उसके जो तनाव है, उसकी जो कुंठा है, उनको अपने पास, उनके पास पहले अपनी भाषा में अनुवाद करती हैं उसका, और उसके बाद अपने पाठकों के पास वो इस तरीके से लेके जाती हैं कि पाठकों की बात समझ में भी आ जाए, और उसके लिए कुछ सवाल खड़े करके वो छोड़ भी देती हैं। और बहुत बढ़िया कहा राजेश कुमार जी ने कि वो सीधी एंड नहीं सुझाती। तो बड़ी कहानियों में मैं देखता हूँ कि इन सब चीजों पर हम चर्चा करते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे जो लगता है कि भाषा को लेकर, शिल्प को लेकर, तथ्य तो उनका बहुत बढ़िया है ही है, भाषा और शिल्प के स्तर पर भी वो बेहतरीन कहानियां हैं। कुछ एक कहानियों में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, अनुवाद में भी थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन अधिकांश कहानियां, लगभग मैं समझता हूँ कि इसमें 7-8 कहानियां ऐसी हैं जो बेहतरीन हैं। 31 कहानियों में से अगर 8 कहानियां आपके पास बेहतरीन, कोई मेरे जैसा सड़ेला आलोचक जो बड़ी मुश्किल से तारीफ करता है किसी की, अगर ऐसा कह रहा है तो बड़ी बात है। और कुछ कहानियां अच्छी कहानियां हैं, 3-4 कहानियां ऐसी हैं कि इन पर और थोड़ी सी मेहनत होती तो बढ़िया हो सकता था। तो चलिए, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बहुत देर से लोग झेल रहे हैं, तो एक शेर से बात खत्म करता हूँ। मुझे शेर वो बहुत पसंद है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इसी के साथ मित्रों, नमस्कार, आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद सुभाष जी अपने अनमोल विचारों के लिए। इतनी सुंदर सभा में आप सभी सुधी जनों का सानिध्य पाकर आज हम सभी धन्य हो गए हैं। और अब औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे बीच उपस्थित श्री मुक्तिनाथ मिश्र जी को, जिन्होंने आजकल आज की रचना नामक सीरीज से अपने कविताओं के बम फोड़कर हम सभी को धराशायी कर रखा है। मुक्तिनाथ जी, धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपका स्वागत है। मुक्तिनाथ जी, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। एक तो जो जी आपने जी आज की रचना कहा ना, वो असल में हमारा जो क्रिएटिव कल्चर का ग्रुप है उसमें एक कॉलम शुरू किया है मुक्तिनाथ जी ने। वो समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिसमें आज की रचना और सब लोग उसमें अपनी रचनाएं देते हैं। दूसरे, मैं मुक्तिनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो धन्यवाद ज्ञापन करते हैं उनको कोई धन्यवाद नहीं देता है। तीसरे, मैं सुभाष चंद्र जी का बहुत ही अनुग्रहित हूँ उनके प्रति कि उन्होंने बहुत शानदार चर्चा की है, और उनका और ज्यादा अनुग्रहित रहूंगा अगर वो अपने पुस्तक चर्चा चैनल में इस पुस्तक को शामिल कर लें। बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं एक सेकंड मैं भी बोलना चाहती हूँ। जी मैं सुभाष जी का, चंद्र जी, सुभाष चंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने इतना अच्छा मेरी कहानियों के बारे में कहा, और बिल्कुल उन्होंने सही कहा। जो बाहरली बैठक है मैंने बहुत पहले लिखी थी, मुझे लगता है टीन एज में मैंने लिखी थी शायद वो कहानी, जब मैंने नया नया लिखना शुरू किया था। और आपने इसका इतना गहन अध्ययन किया और आपसे इतने अच्छे सुझाव दिए, मुझे बहुत सीखने का मौका मिला है। और जैसा कि राजेश जी ने कहा, प्लीज आप अपने ये किताब के बारे में जरूर आगे चर्चा करिएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ, शायद मैंने डॉक्टर स्वाति चौधरी जी के बारे में मिस किया, वो मुझे चुभ रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो।
तो उनका भी मैं बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी दो कहानियां, रब झूठ ना बुलाए और डायन के बारे में इतना अच्छा कहा, इतना डिटेलिंग में कहा कि ये कहानियां मुझे भी अच्छी लगने लग गई अब, कि मतलब आपने तो संवाद भी पढ़कर सुनाए जो आपको अच्छे लगे। अब मुझे बहुत प्रेरणा मिली इससे, मैं ऐसे ही आगे भी और भी अच्छा लिखूंगी। आई मीन वो जो डायलॉग्स है, संवाद है, ऐसे लिखूंगी और मुझे हमेशा याद रहेगा कि डॉक्टर स्वाति चौधरी जी ने क्या कहा था ये मेरे संवादों के बारे में और कहानी के बारे में। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। थैंक यू। चलिए जी मुक्तिराज मेरी जी, आवाज जा आप रही है? जी मेरी आवाज जा रही है? जी हाँ हाँ हाँ, जा नहीं रही, आ रही है। जी जी मेरी तरफ से जा रही है, शुक्रिया। आज गला भी खराब है और मैं किसी व्यस्तता में फंस गया था, लेकिन मैंने अभी गाड़ी सड़क के बिल्कुल किनारे लगा ली मौके से। तो सुनता रहा, मैं नेटवर्क में नहीं रहा, उसके लिए बहुत मैं दुर्भाग्यशाली रहा। लेकिन कुल मिलाकर जो मुझे लगा, वो ऐसा लगा कि हमारा जो प्रयास है वो शायद सही रास्ते पर जरूर चल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां हमारे साथ आई। कुछ श्रोताओं ने भी इतना धैर्य दिखाया है और इतने समय तक हमसे जुड़े रहे हैं। तो एक क्रिएटिव कल्चर ने जो प्रयास किया है, और मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा आचार्य राजेश कुमार जी का, कि उनके मार्गदर्शन में जो हम काम कर रहे हैं वो निस्संदेह मील का पत्थर है। और इतनी बड़ी बड़ी विभूतियां, कहानी तो मैंने भी पढ़ी, लेकिन मेरा काम सिर्फ धन्यवाद देना है। कहानी मैंने भी पढ़ी है, जिस कहानी की चर्चा अभी कर रहे थे गुरुजी, तो वो बहुत अच्छी कहानी मुझे भी लगी थी, जिसमें वो उसका वध कर देती है। और ये जो पूरा कार्यक्रम रहा, ये अनोखा समा बांधा, इतना लंबा कार्यक्रम चला है और हम टस से मस नहीं हुए हैं। मैं सबका, क्रिएटिव कल्चर परिवार की ओर से मैं सभी अतिथियों का, सम्मानित विशिष्ट वक्ताओं का, अपने साथियों का, और हमारे साथ जो लोग जुड़े, जिन्होंने यह पूरा कार्यक्रम सुना, उन सब का क्रिएटिव कल्चर परिवार की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सीमा जी, ठीक है, तो सीमा जी हैं तो हम लोग इसको औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं और सबको आभार व्यक्त करते हैं, और आप उम्मीद सभी है का कि हम, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हम सभी जल्दी मिलेंगे धन्यवाद जी और इसकी रिकॉर्डिंग हम जल्दी धन्यवाद। ही उपलब्ध करवा देंगे। जी, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार सर। बहुत बहुत शुक्रिया तरिंदर जी। सभी का बहुत बहुत कुलवीर जी, शुक्रिया। आपको दोबारा बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी पुस्तक 31 जी कहानियों के लिए। जरूर मेरे मन में 32वीं कहानी उपलब्ध हो गई है। बहुत बहुत बधाई आपको पुनः। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारी तरफ से भी कुलवीर जी बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। मैं आपकी अदाकारी की भी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे आपकी पंजाबी पिक्चरों में एक्टिंग इतनी सुंदर लगती है।